अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई 3 बेटियों की किफ़ालत करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। तो किसी ने पूछा रसूल खुदा 2? रसूल अल्लाह ने कहा उसे भी। फिर उसने पूछा रसूल खुदा 1? तो रसूल अल्लाह ने कहा उसे भी। लेकिन आज हम अपने माशरे में क्या देखते हैं? पहली बेटी होती है, सब कहते हैं मुबारक हो। दूसरी होती है, लोग कहते हैं अच्छा तीसरी बार में कोशिश कर लेना, लड़का हो जाएगा। कहीं तीसरी, चौथी, पांचवी बेटी हो जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को हो जाती है। तो देखते हैं कि हम आज जिस मौजू पर बात करेंगे, क्या वो परेशानी हमारे रिश्तेदारों की भी है या सिर्फ हमारी है। लेकिन उससे पहले हम मुलाकात करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद गेस्ट से और जानते हैं उनके व्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना फैज़ान हैदर जवादी साहब और डॉक्टर तहसीन कासिम अली। डॉक्टर, इस बार हमने जो टॉपिक लिया है वो हम लोगों ने लिया है बेटियों के बारे में कि किस तरह जब बेटियां एक के बाद एक पैदा हो तो किस तरह से माशरा रिएक्ट करता है या माँ बाप रिएक्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आपसे अपने सवाल शुरू करें, चलिए देखते हैं हमारी स्टोरी में क्या हो रहा है। तो चलिए कई और दिमाग के ताले खोले और एक और नई चाबी यानी एक और नई किताब के बारे में बात करें जिसका नाम है हयातुल कुलूब, द लाइफ ऑफ हार्ट्स। इस किताब के ऑथर हैं अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी अलैहिर्रहमा। आपकी विलादत ईयर 1971 में हुई ईरान में। आपने 21 इयर्स की एज में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था। आपने 100 से ज्यादा किताबें लिखी है, जिनमें से कुछ खास किताबें हैं बिहारुल अनवार, हक़्क़ुल यकीन। देखिए कौन है। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये किताब वॉल्यूम में है, जिसमें से पहली वॉल्यूम में हम बात घास दिख रही है पीछे तो। कुछ नहीं, बस मम्मी ऐसे ही। बैठो बैठो। हाँ चलो हम लोग खेलें। अहमद नहीं आए बेटा? कैसे बेटा? चलो। जी वो मम्मी थोड़ा काम है, बिजी थे। की हिस्ट्री के बारे में है और इसकी 3rd वॉल्यूम इमामत का डिस्कशन। चलो बेटा कुछ खा लो। अम्मी सच में भूख नहीं है। भूख नहीं है, नहीं चलेगा। आज तुम्हारी मनपसंद मटन बिरयानी बनाई है। हानिया जाओ, चलो आपी के लिए खाना निकालो। बिल्कुल भी भूख नहीं है अम्मी, प्लीज मुझे नहीं खाना, मत फोर्स करिए मुझे। क्यों भूख नहीं है बेटा? क्या हुआ? बस ऐसे ही अम्मी। आप ही इस बार आप यहीं रुकिएगा। अम्मी हमने तीनों भी बच्चों की इन्फेंसी नहीं देखी, इस बार आप ही को यहीं रखेंगे। अभी तो मुझे यही रहना पड़ेगा। क्या कहना चाहती हो बेटा? खुलकर कहो, अपनी माँ से छिपाओगी बेटा? क्या बताऊँ अम्मी मैं आपको कि मैं यहाँ एक बहुत बड़ी मजबूरी में आई हूँ। मजबूरी? मेरे ससुराल वाले और अहमद चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूँ। क्या? अबॉर्ट कर दूँ? जी अम्मी। क्यों? खुदा ना खास्ता बच्चे में कोई ऐब तो नहीं है ना? बहुत बड़ा ऐब है अम्मी, बहुत बड़ा। इंशाअल्लाह। क्या ऐब है? कि वो एक बेटी है। क्या? मुझे चौथी भी बेटी होने वाली अम्मी। बेटी होना कोई ऐब होता है क्या बेटा? हाँ मेरे ससुराल वालों के लिए है, इसीलिए मेरे ससुराल वाले चाह रहे हैं कि मैं बस इस बच्चे को गिरा दूं। इतनी बात आगे बढ़ गई, इतना जुल्म होता रहा तुम्हारे पर और तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? क्या बताती अम्मी मैं आपको? क्या हुआ? माँ बेटियों में क्या बातें हो रही हैं? रो क्यों रहे हो बेटा? कुछ नहीं अब्बू। सुना आपने क्या कह रही है ये? हमसे कितनी बातें इसने छुपा कर रखी है, आज इतना पूछने के बाद बता रही है। आज 6 महीने प्रेगनेंसी होने के बाद अहमद कह रहा है बच्चे को गिरा दो, और ये अपने बच्चों के साथ अपना घर छोड़कर अपने घर आई है। आज आलिया का क्या दोष है? क्या बेटियां
आज फूल से बच्चे हैं, ये बच्चों पर भी उसे तरस नहीं आता है। मेरी बच्ची को इतना रुला रहा है वो। अम्मी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की इनको कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, पर फिर भी ये है कि मानते ही नहीं है। छोड़िए अपी, और आप लोग भी परेशान मत होइए। देखिए ये आपका फैसला है, आप चाहें तो इस बच्चे को रखें और यहीं रहिए हमारे साथ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप अहमद भाई की बात मान लीजिए। आप तभी तुम कह भी कैसे सकते हो कि मैं इनकी बात मान लूँ? ये इतना बड़ा गुनाह है, और वो भी इस स्टेज पर। सिर्फ ससुराल वालों की बात को रखने के लिए मैं इतना बड़ा गुनाह कर दूं? वो तो उनकी कजिन ने बता दिया, अगर नहीं पता चलता तो क्या कर लेते हम? आप लोग तो ऐसे बात करें जैसे लड़कियों की जिंदगी का मकसद बस शादी ही है। बिल्कुल सही कह रही है हानिया। आजकल औरतें जो हैं तरक्की कर रही हैं, हर फील्ड में आगे हैं, ऊंचाइयां छू रही हैं, और आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो इतनी सी बात को लेकर? आफ्ताब, हमारे यहाँ ये बातें नहीं होती। हमारे घर में एक औरत की कामयाबी शादी करके घर बसाने नहीं है। बिल्कुल, जो तरक्की याफ्ता औरतें होती है ना, वो अपनी कामयाबी के पीछे दौड़ती रहती है। वो अपने आगे किसी और को नहीं समझती, अकेली जीती है और अकेली ही मरती है। और एहसास तब होता है जब 40 साल की हो जाती है, जब ताकत जिस्म की कम हो जाती है, तब उसे रियलाइज होता है। तब ना तो उसका शौहर होता है, ना तो बच्चे होते हैं, सिर्फ खुद के पास खुद और उसकी तन्हाइयां रह जाती है। तो परेशान मत हो आलिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और जिन बेटियों के सर पर वालिद का साया होता है ना, वो बेटी तन्हा नहीं होती। और माँ और बाप, भाई और बहन, सबका साया तुम्हारे सर पर कायम है। अभी मेरी बच्चियों का क्या? इनके अब्बू तो अभी से इनसे बेजार होने लगे हैं, इनका क्या? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम मम्मी। आलिया को अकेले भेज दिया, साथ में नहीं आए बेटा। बच्चे और आलिया अकेले आज सुबह घर पर आए। काफी अरसा हो गया तुमसे मुलाकात किए। जी मैं ज़रा काम में मसरूफ़ था। मिलकर आमने सामने बात करते हैं। जी जी बेहतर है, शाम में आता हूँ फिर मैं। हाँ बेटा, शाम में आ जाओ, चलेगा, कोई बात नहीं। जी जी ओके बेटा, खुदा हाफिज। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। और बेटा स्कूल कैसे चल रहा है तुम्हारे? अच्छे चले माम। क्या बोला तुमने मम्मी को? जो आपने कहा था कहने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? आप ठीक हो? आपकी तबीयत कैसी है? आपकी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई लग रही है। ठीक है बेटा। हानिया, पानी ले आओ बेटा, भाईजान आए हैं। कैसे बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ठीक है, तबीयत अच्छी है अम्मी की? जी 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 पहले से बेहतर है। जी वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ठीक हूँ। बेटा लेके चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बहुत डैडी? दिनों बाद। जी बस थोड़ी काम की मसरूफियात थी। आप बताइए तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। खैर बेटा बताओ क्या मसला है? आलिया ने आपको बताया ही होगा, और आप तो आजकल के हालात से वाज़ेह हैं। ये लड़कियां, और खैर बाहर का छोड़ दीजिए, मेरे घर का ही मैं आपको बता देता हूँ। हमें ऑलरेडी 3 लड़कियां हैं, और अभी पता चला है चौथी भी बेटी ही है हमें। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि अबॉर्ट कर देते हैं, फिर कोशिश करेंगे। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में बेटा, ये गुनाह है। हम भी क्या कर सकते हैं? इन्होंने एक के पीछे एक 3 बेटियां पैदा की हैं, और अब चौथी भी लड़की ही है। लेकिन बेटा, इसमें आलिया की क्या गलती है? ये तो सिर्फ अल्लाह की मर्जी है। अम्मी
आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं भी मेरे माँ बाप का एक लौता बेटा हूँ। और आप बताइए फिर हमारी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी? और हमारे पास ऑलरेडी 3 बेटियां हमको माशाल्लाह अल्लाह ने दी हैं, और चौथी भी बेटी ही है। तो और हमने वैसे आप इनसे पूछ लीजिए, हमने इन्हें कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि इन्होंने 3 बेटियां की हैं, या ऐसा कभी होने नहीं दिया कोई भी चीज़ को लेके। ना खाने में कोई कमी की है हमने, ना पहनने में कोई कमी छोड़ी है हमने। आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। बेटा वो तो मैं जानता हूँ आप लोग किस मिजाज के हो, इसलिए जब इसने मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं आया। आज तक आपने शिकायत का कभी मौका नहीं दिया, अचानक इतनी बड़ी बात। नहीं डैडी, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमें एक और बेटी की ज़रूरत नहीं है, और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम फिर कोशिश करेंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह की कुफराने नेमत करते हो, उसे नाराज करते हो, उसी से बेटा तलब करोगे। अम्मी, मैं चौथी बेटी के लिए ज़हनी तौर पे भी तैयार नहीं हूँ। बेटा तुम पहले के लिए कब तैयार थे? सब अल्लाह करने वाला है। वैसे मैंने इसका एक दूसरा भी हल सोचा है। कौन सा दूसरा हल? मैंने सोचा है कि हम इसे एडॉप्शन में दे देंगे। और इससे आपको बेटा कैसे होगा? वो दरअसल मैं आलिया को बताने ही वाला था कि मेरे रिश्ते की खाला की लड़की है। तुम तो जानती हो शाहिदा को। उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है और रिश्ते भी आ नहीं रहे हैं, और उनकी हैसियत भी नहीं है कि दहेज दे सकें। तो मम्मी डैडी चाहते हैं कि मम्मी डैडी चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। क्या? दूसरी शादी? मेरी बेटी का क्या होगा? आलिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? तुम बात कितनी गलत कर रहे हो अहमद। तुम्हें दूसरी शादी करनी है, तुमने सोचा भी नहीं मेरे और अपनी मासूम बच्चियों के बारे में। मैं तुम्हारी अहमियत कभी कम नहीं होने दूंगा। तुमने सब खत्म कर दिया और तुम बोल रहे हो अहमियत कम नहीं होने दूंगा। आलिया, तुम मेरी पहली बीवी हो। अहमद, पहली बीवी और इम्पोर्टेंस की बात नहीं है। तुमने ये क्या कह दिया है कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है? मतलब ये सब एक नाटक था। असल में तुम्हें दूसरी ही शादी करनी थी। तुमने सिर्फ एक बहाना दिया है कि तुम्हें बेटियां नहीं पसंद। तुम बेटी को अबॉर्ट कराना चाहते हो। असली मकसद तुम्हारा दूसरी शादी करना था ना। आप लोग यकीन मानिए, इनकी जगह और इनकी अहमियत कम नहीं होगी आलिया, ना मेरे नज़दीक ना ही मेरे माँ बाप के नज़दीक। आप लोग भी समझिए, ये बस एक समझौता है। देखिए हमें समझौता, सौतन ला रहे हैं मेरी और ये कह रहे हैं अगर उसने आपको बेटा दे दिया तो मेरी बच्ची की तो कोई इज्जत नहीं रहेगी उस घर में। तुम सब उसी का सुनोगे, तुम उसकी इज्जत करोगे, और घर में भी सब उसी का चलेगा। देखो बेटा, मैं इस बात की इजाजत तुम्हें नहीं दूंगी। अम्मी, आप लोग समझिए, मुझे 4 बेटियां हैं। मैं अकेला कमाने वाला हूं घर में, और ये मैं अपने खुशी से नहीं कर रहा हूं। मैं मजबूर हूं, आप समझ सकते हैं। और मैं वैसे यहाँ पे मैं किसी की इजाज़त का पाबंद नहीं हूँ, और इस्लाम ने मुझे 4 शादियाँ जायज़ की हैं, और अगर मैं करूँगा तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे माँ बाप यहाँ पर एक वारिस देखना चाहते हैं। आप इनसे पूछिए, जो 3 बेटियाँ हैं उनका हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। अम्मी अब्बू भी उन्हें बहुत चाहते हैं। आप लोग पूछ लीजिए आलिया से। अहमद, बेटे की लालच में तुम दूसरी शादी करोगे? इसकी क्या गारंटी है कि उससे भी बेटा होगा, उससे भी बेटी हो गई तो? डैडी, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हैं। मैं आप लोगों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ और ना ही ठहराना चाहता हूँ, लेकिन आप ये तो मानिए कि 50-50% चांसेस है, और अगर 50% चांसेस भी हैं तो मैं ये चांस लेना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मेरी माँ बाप की खुशी है।
मैं इस बात को पूरी तरह समझता हूँ कि आप लोग इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं हैं और ना ही हो पाएंगे कि आप लोग मेरी इस बात से सहमत रहें। आलिया, तुम सोचो, अगर मुझे दूसरी शादी करना होती तो क्या मैं तुमसे रजामंदी मांगता? क्या मैं यहाँ आता? क्या इन्हें इस बात के बारे में पता चलता? खैर, आप लोग ये सोचिए कि अगर होता ऐसा कि मैं दूसरी शादी कर लेता, फिर अगर आपको मालूम पड़ता तब तो तुम्हें कबूल करना पड़ता। तो तुमने ये सब प्लानिंग पहले से ही कर रखी है अहमद, बेटियों का बहाना मत दो। और बेटा, बेटियां जो आती है ना, वो अपना खुद रिस्क लेकर आती है। मैं माजरत चाहती हूँ अहमद, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे आलिया, सकती। तुम अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशन चाहिए तुम्हें इस बात के लिए? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सारी बातें सामने अप्रिसिएशन रख रहा चाहिए हूँ। तुम्हें अहमद। आलिया, ट्रांसपेरेंट हूँ मैं तुम्हारे सामने। मैं अपनी बच्चियों का गुजारा कर लूंगी, मुझे तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहना है। जी सर, जी बस पहुंच रहा हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है अर्जेंट। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे इस बारे में। चलिए, खुदा हाफिज़। अम्मी, मुझे नहीं लगता मैं अब इनके साथ रह सकती हूँ। अबू, मुझे नहीं जाना है दोबारा। तुम कहना क्या चाहती हो? तलाक लेकर घर पे बैठोगी? एक बेटी की खातिर 3 बेटियों की जिंदगी खराब करूंगी? वो लड़का सही है, करने दो उसको दूसरी शादी। अब्बा, आप इन पर कोई जोर जबरदस्ती मत करिए। अपी, मैं आपको सपोर्ट करूंगा और तीनों बेटियों का ख्याल मैं रखूंगा। 3 नहीं आफ्ताब, 4। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक, फिर मुड़कर देखोगे भी नहीं तुम इनकी तरफ। देखो बेटा, वो भी मजबूर है, वो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। अपने माँ बाप के दबाव में आके कोई खुशी से नहीं कर रहा है। कल को ये बात मैं आफ्ताब से कहूँ तो उसको भी माननी पड़ेगी। सगे बाप होकर तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सगा बाप हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, तलाकशुदा होने से अच्छा है अपने शोहर के घर में रहे। तो मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि हमने देखा था दौरे जाहिलियत में, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम लाने के पहले का जो वक्त था, उस वक्त बेटियां जिंदा दफना दी जाती थी, मार दी जाती थी। खुसूसन हम मुसलमानों में कैसे पहुंचा, जबकि रसूलुल्लाह इसे ख़त्म करवा के गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जैसा कि आपने भी बयान किया कि ये रस्म जो है वो अरब जाहिलियत में पाई जाती थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरब में पाई जाती थी। ये रस्म जो है तकरीबन पूरे दुनिया में पाई जाती थी। चाहे वो अरब रहा हो, चाहे वो अजम रहा हो, हर जगह ही। चाहे आप, क्योंकि यूरोप बहुत ज़्यादा उस टाइम डेवलप नहीं था, सिर्फ ईस्टर्न यूरोप, ग्रीस वगैरह में ही आबादी थी, वहाँ पे भी यही हाल था, और हिंदुस्तान में भी यही हाल था। अगर आप तकरीबन 1,500-2 हज़ार साल पहले की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हिंदुस्तान में भी यही हाल था। क्योंकि जो ज़्यादातर हिस्ट्री हमको मिलती है किताबों में, वो एलीट क्लास की हिस्ट्री मिलती है। अच्छा जी, तो एलीट क्लास में बहरहाल क्योंकि शहज़ादे और शहज़ादी का कॉन्सेप्ट पाया जाता था, तो उनका एक हिसाब किताब अलग होता था। लेकिन नॉर्मल पब्लिक्स में वही था जो अरब में पाया जाता था। ओके। और ये जो हमारे यहाँ कैसे पहुँची, देखिए इसमें एक सबसे अहम रोल जो होता है वो माशरे का होता है, सोसाइटी का होता है। इस्लाम जब आया तो उसने इक्वल सबको राइट्स दिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अगर हम उनको इर्स की बात किया जाए, इनहेरिटेंस की बात किया जाए, तो अगर मॉडर्न सोसाइटीज़ में या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें अब जाकर बेटियों को इर्स में हिस्सा मिलना शुरू हुआ है। लाइक बहुत पीछे जाएंगे तो शायद 100 साल। अच्छा, अगर आप इससे पहले उनको इनहेरिटेंस में हिस्सा भी नहीं था। इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं था। इवन अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो और अगर आप और पीछे जाएंगी तो बहुत एक फ़नी सी बात है कि एंशिएंट ग्रीस में एक बहुत बड़ी डिबेट थी कि खातून जो है उनका शुमार कहाँ होगा, कि वो ये इंसान है कि हैवान है। ओ
गॉड, आर यू जी। सीरियस? जी, हम लोगों का ये चीज़ें क्योंकि वो इस तरीके से होती है कि हम लोग को लगता है सारी खराबी अपने यहाँ है, या जबकि अल्लाह। हमारे यहाँ जो है वो सबसे पहली बार 1400 साल पहले इर्स की बात किया जाए तो ख़वातीन को इर्स मिलता है, राइट्स की बात किया जाए तो ख़वातीन को राइट्स इस्लाम ने दिया। यहाँ तक कि अगर आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करा है, अगर किसी ने जो बहुत सारे जो रिचुअल्स थे जिसको इस्लाम ने आने के बाद ख़त्म किया है, उसमें से एक ये था कि ख़वातीन को और औरतों को हुकूक मिलना शुरू है, उनको राइट्स मिलना शुरू हुए। इसके अलावा ये इल्ज़ाम भी कि लड़कियां जो हैं वो इस्लाम में और मुसलमानों में ज़्यादा ऑपरेशन होता है, चाहे उनके हिजाब से लेकर हो या दूसरी चीज़ों पे, हर जगह इल्ज़ाम हमारे ऊपर आया। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो जितनी चीज़ों को इस्लाम ने अबॉलिश किया है, ख़त्म किया है, और जो राइट्स इस्लाम ने दिए हैं वो किसी भी, ना किसी गवर्नमेंट ने उतने राइट्स दिए हैं, ना शायद मैं दूसरे रिलीजन के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितने राइट्स हमने और हमारे यहाँ इस्लाम देता है उतने राइट्स कहीं और नहीं मिलते। जबकि रसूल खुदा जब ख़त्म करवा के गए फिर भी मुसलमानों ने इस्लाम ले लिया, जी। औरतों के राइट्स नहीं लिए। मुसलमान जी, ये एक अलमिया है, एक अफसोसनाक बात है कि काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी जो है, चूँकि हम एक कॉस्मो सोसाइटी में रहते हैं, मिक्स सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको जो अच्छी लगती ज़ाहिर, उसके ज़ाहिर को देख के हम लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि ये अच्छा दिख रहा है, ये ले लेते हैं, ये अच्छा दिख रहा है, इसको भी हम अपने यहाँ और इसको मर्दों इस्लामाइज को कर देते हैं। फीमेल राइट फ्री सोसाइटी ज़्यादा अच्छी लगती है। आई एम नॉट जी। जनरलाइजिंग। जी जी, ऐसा नहीं है, मतलब फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए सोसाइटी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है, जहाँ पर अब आज के ज़माने में अगर कोई लड़का फॉर एग्जांपल अपने वाइफ की बात मानता है तो सबसे पहले माशरा कहेगा इसका दिमाग ख़राब हो गया है, जोरू का गुलाम है ये। कोई डिसीजन में अगर अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करता है तो उसके ऊपर भी जो है उंगलियां उठती हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है कि मर्द को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर दिखाया जाता है कि ये इसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ही डजंट नीड एनीवन्स हेल्प टू टेक अ डिसीजन, जबकि इस्लाम ऐसा नहीं कहता। अगर आप तारीख़ इस्लाम को देखें तो ख़ुद जब मैदान करबला में भी इवन वहाँ पर भी देखेंगे तो इमाम सज्जाद जनाब ज़ैनब से डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, व्हाट अ पॉइंट। तो वहाँ पर ये दिखता है कि नहीं, डिस्कशन का जो दरवाज़ा है वो हमेशा से खुला हुआ है, और इसमें कहीं से भी जो है मर्द की कमज़ोरी जाहिर नहीं होती कि वो अपने खुद से डिसीजन नहीं ले रहा, वो जाके किसी खातून से किसी मसले के बारे में पूछ रहा है, जबकि वहाँ में वक्त है। शाम में भी तो उन्होंने हर पूछा जगह था। अगर आप पूरे इस चीज़ को देखेंगे तो वहाँ पे हमें दिखता है कि जो एक खातून का जो एक स्ट्रॉन्ग रोल है वो हमको इस्लामिक हिस्ट्री में मिलता है। ब्यूटीफुल। लेकिन जब हम, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम अलग है और मुसलमान अलग है। जी, सही। मुसलमान के पास क्या इस्लाम है, वो उस एक कुछ तो जो पैगंबर लाए थे वो है, कुछ उसने खुद अपने सोच से एक इस्लाम बनाया हुआ है, उसका परसेप्शन बनाया हुआ है, उसको इस्लाम के नाम पे वो फॉलो करता है। वल्ला इस्लाम जो है वो दोनों को बराबर समझता है। यहाँ तक कि जैसा कि आपने कहा कि लड़की के लिए जो आपने हदीस बयान की शुरू में, एक दूसरी हदीस में ये कहा जाता है कि लड़कियाँ रहमत हैं और लड़के नेमत हैं। रहमत का हिसाब नहीं होता। अच्छा, क़यामत के दिन रहमत पे जो अल्लाह ने की रहमानियत का जो मिस्ताक जो चीज़ें हैं उसका हिसाब नहीं होगा, नेमत का हिसाब होगा कि आपको ये नेमत दी गई है, आपको माल दौलत दी गई, उसका हिसाब देना है। बेटा दिया गया है, ये नेमत है, इसका हिसाब होगा। लेकिन बेटी रहमत है, उसका हिसाब नहीं होगा। कितने अच्छे हमारे इस्लाम में कितनी बेहतरीन हदीसें पाई जाती हैं, बट वी डू नॉट फॉलो ऑल। वी डू नॉट फॉलो अनफॉर्चुनेटली। सो डॉक्टर, सबसे बड़ी वजह क्या है लड़कियों को मारने की? क्या सिर्फ एक यही वजह है कि ये जवान होंगी तो इनकी शादी करनी पड़ेगी और बहुत जहेज़ या बहुत मोटी रकम अदा करनी पड़ेगी? सिर्फ एक महज यही वजह है जिस वजह से उनको मार दिया जाता है, या और भी कोई रीजंस हैं? देखिए, पहले तो होता है कि आप अपने ही बच्चों में डिफ्रेंसिएशन ना करें। जी। अगर आप ही एक डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर देंगे बच्चे के पैदा होने के टाइम पे ही, जैसे लास्ट एपिसोड में हमने डिस्क्राइब किया मिठाई के ऊपर, वेरियस टाइप्स ऑफ मिठाई फॉर ईच जेंडर, जो हमने हर सोसाइटी ने या हर कम्युनिटी ने बना लिया है, अपना अपना बेसिक रूल उसमें बना लिया है। तो अगर हम वही
डिफ्रेंसीशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये डिफ्रेंसीशन रख रहे हैं कि हाँ हमारी बेटी है तो हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, बेटा है तो इस तरीके से ट्रीट करेंगे। ऑफ कोर्स जो बेसिक जेंडर डिफ्रेंसीशन रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द इमोशनल एस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द फिज़िकल ग्रोथ, विथ रिस्पेक्ट टू द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वो एक साइड पे है। बट एज सिंपल एज अगर घर में कोई मेहमान आ रहा है तो हम छोटी उम्र से बच्ची को सिखा देते हैं कि कोई भी मेहमान आए तो आपको उठ के पानी देना है। ऑफ कोर्स एक्सीलेंट, मतलब उतना तो एक कोई भी आ रहा है, those are basic manners. But when you're teaching your daughter to do the same, why can't we teach our sons to do the same? It is a very simple thing. These are basic, मतलब सर्वाइव, अगर किसी को अकेला रहना है तो वो सर्वाइवल नीड्स जो है वो लड़की की भी रहेगी, लड़के की भी रहेगी। सो व्हेन वी आर टीचिंग देम द बेसिक ड्यूटीज़, लाइक अगर लड़की आ रही है तो काफ़ी घरों में आप देखेंगे स्कूल से भी आ रही है, अपना बैग एक जगह रहेगा, यूनिफॉर्म धोने का है तो एक जगह रहेगा, अपना खुद का यूनिफॉर्म आयरन करेगी। बट देन व्हेन इट कम्स टू द सन वी टेक इट टू बी ओके कि वो बैग कहीं फेंक रहा है, शूज़ कहीं फेंक रहा है, सॉक कहीं फेंक रहा है, हम बैग पैक करके दे रहे हैं, हम कपड़े आयरन करके दे रहे हैं। जबकि लड़कियां एक रिस्पॉन्सिबल बीइंग्स हैं, स्टिल दे आर गेटिंग किल्ड। See, getting killed in a sense is big. We are making that difference. If I accept that if my son is equivalent to a daughter, or if my daughter is equivalent to a son, then me regretting having a daughter is not going to happen. मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मेरी एक बेटी हो रही है, क्योंकि मेरा ओपिनियन तो सेम है ना। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस एक बेटे से है कि मेरा ख्याल रखे या अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, या हमारी ओल्ड एज में हमारा ध्यान रखे, या हमारा नाम आगे करे, या हमको फाइनेंशियली हेल्प करे, तो वो जो एक एक्सपेक्टेशंस हम बेसिकली सोसाइटी ने बना दिया कि ये सिर्फ लड़के का फ़र्ज़ है। बट यही चीज़ लड़कियां भी कर सकती हैं ना, अगर वो हम उनको एक उतना डेवलपमेंट में हेल्प करें, उतना एक थॉट प्रोसेस उनका बनाए और उनको साथ दे अपना वो तरीके का स्टैचर बनाने का। अभी जब एक बेटी होती है तो ऑफ कोर्स ये है कि नाम आगे कौन करेगा। अगर 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं तो हमारा फैमिली नेम यहाँ पे ही ख़त्म होगा। वी डोंट इवन एक्सेप्ट कि हमारी बेटी हमारा नाम आगे करेगी या हमारी बेटी हमारा प्राइड बनेगी। ऑफ कोर्स हम बहुत प्यार करेंगे। मैंने अमेजिंग फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ बेटियों को मतलब ऐसे एकदम संभाल के रखा जाता है, खूब गर्व किया जाता है, बहुत प्यार किया जाता है। बट वो जो हम पहले से ही सिखाते हैं कि बेटा तुमको काम करना सीखना है, अपने घर जाके क्या करोगे, हम अपने बेटों को नहीं बोलते, चाहे वो 25 साल 30 साल के भी हो गए, कि अरे बाबा अपना ख्याल खुद रखना चालू करो, या अपने कपड़े खुद से तय करना चालू करो, शादी होगी क्या करोगे। उल्टा ये कहा जाता है तुम्हारी बीवी आके करेगी, यहाँ नखरे मत दिखाओ, अपनी बीवी से नखरे करना। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वी आर हैविंग नो। सो व्हेन आई हैव अ डॉटर, वन आई एम वरीड कि चलो मैं एजुकेशन दूँ, सो आई एम इन्वेस्टिंग, एम आई गोइंग टू गेट एनी रिटर्न्स फॉर द फैमिलीज जहाँ पे वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अनदर थिंग, चलिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है या नहीं भी है तो फुल एफर्ट्स डाल के बच्ची को पढ़ा रहे हैं। आई हैव सीन सो मैनी यंग गर्ल्स हु आर सो वेरी वेल एजुकेटेड, बी इट ग्रेजुएट्स, बी इट MBAs, बट देन पेरेंट्स जो है हिचकिचाते हैं उनको आगे पढ़ाने के लिए ये सोच के साथ कि क्या उस काबिलियत का लड़का मिलेगा मेरी बच्ची को। सो वी आर रिलक्टेंट टू टीच आवर किड्स, वी आर रिलक्टेंट टू एजुकेट आवर डॉटर्स। तो हम उधर हिचकिचा रहे हैं, बट हम ये नहीं सोच रहे हैं नहीं मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है कि एटलीस्ट वो इतना काबिल बने कि अगर मैं एक एजुकेटेड लड़की या एक समझदार लड़की को लेके आता हूँ तो वो उसके केपेबल बने। सो वी आर पुलिंग डाउन आवर डॉटर्स बट वी आर नॉट पुशिंग आवर बॉयज अहेड। Alhamdulillah, it is improving, but we have a long way to go. Basically, just change our way of looking at our own daughters and similarly teach our sons to look at it in a similar manner. Then I don't think a daughter will be a burden. वेल सेड डॉक्टर। मौलाना साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हम अक्सर ये सुनते हैं कि अल्लाह जिससे खुश होता है या जिन घर वालों से खुश होता है अल्लाह वहाँ बेटियाँ देता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ बेटियों की कोई कद्र नहीं होती और लोग खुश भी नहीं होते हैं बेटी के पैदा होने पे। तो ये तजाद कैसे हो सकता है हदीस में और रियलिटी में? जी, ये वही तजाद है जो मुसलमान और इस्लाम में है। जी, अल्लाह ने कहा है कि बेटियाँ जिनको हैं वो नेमत है, जो वो रहमत है, सॉरी, और उसका हिसाब नहीं होगा। उसको जो है बहुत सारे जो प्रिविलेजेस कह लीजिए, बहुत सारे फजीलतें कह लीजिए, उस बाप को दी है जिसके घर में बेटी है।
लेकिन सारा मसला हमारे सोसाइटी का है कि हमारी सोसाइटी जो है वो इतना ज़्यादा एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड है कि वो उसको ये लगता है कि ये बोझ है। तो इस्लाम ने कहा कि जहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे वलीमा ज़रूरी है या बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, उसमें से शादी का वलीमा है, लेकिन वलीमा लड़के की तरफ से जो होगी वो दावत वलीमा, वो उसकी और ताकीद मेहर भी की लड़के की तरफ से होता लड़के है। को मेहर भी देना है। इवन जो जहेज़ का मसला है, जहेज़ का जो मसला है वो अगर आप ये देखें तो इंडियन सोसाइटी में जो इस्लाम में या हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में आया है वो दूसरे मज़हब से आया है, दूसरे दीन से आया है, ख़ुद इस्लाम की ये पैदावार नहीं है। बिकॉज़ आप जब ईरान या इराक़ या किसी मुस्लिम कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो अपनी ज़ौजा को या अपनी वाइफ को, टू बी वाइफ को अपने घर लेकर आएगा तो वो किस हालत में रखेगा, उसको जो है घर के जो ज़रूरियात के सामान है उसको अवेल करने हैं, दूसरी चीज़ें हैं उसको ख़रीदनी है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी लड़के के ऊपर है, ना कि लड़की के ऊपर। हमारी सोसाइटी जो है वो दूसरे कल्चर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इम्प्रेस्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, और वो देखती है कि फ़ायदा भी है। उनको लगता है हाँ भाई हम अपना लड़का दे रहे हैं, हमारा आपकी पढ़ाया लिखाया, काइंड ऑफ इन्वेस्ट किया, ऐसा लगता है। तो अब जो इन्वेस्ट किया है तो वो भाई आपने ससुराल वालों पे एहसान किया है कि आपने लड़के को पढ़ा के, हम तो मर के चले जाएंगे जी लड़की को हाँ, लड़की को हमारा घर भी उसी को मिलने वाला है, तो उसको लगता है कि वहाँ से सब कुछ ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो डॉक्टर जैसे कि हमने इस शो में देखा कि वो तीसरी बेटी के बाद कह रहे हैं फोर्थ अबॉर्ट कर दे। अब अगर मायका फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वेयर शी कैन रिलाई ऑन, हस्बैंड कह रहा है अबॉर्ट करो, तो एक ऐसी वीक औरत क्या स्टेप ले सकती है अपने लिए जहाँ से उसको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, व्हाट कैन शी डू फॉर दिस? सो जो हमारी सोसाइटी में है कि इसने 3 बच्चियां पैदा कर दी या इसकी सिर्फ लड़कियां पैदा होती है, दैट्स रॉन्ग। अल्लाह ने जो है आदमी को ज़रिया बनाया है बच्चे का जेंडर डिटरमाइन करने का, तो ये एक फैक्ट हमको बहुत क्लियर कर लेना है। द वुमन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ चाइल्ड, इट इज़ द मैन, द फादर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। सेकेंड, इंडियन लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक डिस्पैरिटी हो रही है मेल वर्सेस फीमेल इक्विलिब्रियम में। सो इंडियन लॉ के हिसाब से अगर आप प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करते हो कि लड़का है या लड़की, वो जानने की कोशिश करते हो, और अगर आप पकड़े जाते हो तो 1 से 5 लाख तक आपका फाइन रहता है, प्लस 5 years imprisonment. Oh God. They are making the rules stricter to avoid female infanticide. So these are the 2 medical aspects that I want to put ahead first of all. Second, हम क्यों बोल रहे हैं कि वो बेचारी है? Why are we using that word बेचारी? She is a woman and women are very strong. अगर आप कोई भी एक सिनेरियो देख लो, वहाँ पे the woman comes out way stronger than a man when it comes to the emotional aspect. या हम physical aspect की बात नहीं कर रहे हैं। एक औरत चाहे अपने घर में है, चाहे वर्किंग है, चाहे हाउसवाइफ है, वो मल्टीटास्क करती है, उसमें बहुत कैपेबिलिटीज़ है। अगर वो वर्क भी कर रही है तो वो घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, आके घर का काम कर रही है, एफिशिएंटली ऑफिस में वर्क कर रही है। अगर आप देखें तो गर्ल्स compared, I'm not saying boys don't work hard or they are not sincere or efficient, but girls are always considered to be more efficient and hardworking and sincere with their work. जैसे आपने भी पहले भी तो कहा कि दे आर द रिस्पॉन्सिबल बीइंग, लड़के आके कपड़े डाल देते हैं बट लड़की एकदम सब चीज़ प्रॉपरली करती है। सो दे आर, अल्लाह ने बनाया ही वैसा है वे यू कैन मल्टीटास्क। ओके, अभी जब मैं एजुकेशन की बात करती हूँ, अगर आप चलिए फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उसको एक हायर एजुकेशन दे सकते हैं, ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग चाइल्ड है तो उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे ज़रिए हैं जिससे अगर बच्चा हार्ड वर्किंग है या लड़की हार्ड वर्किंग है वो आगे पढ़ाई में जा सकती है। बट अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो कम से कम एक हुनर अपनी बच्ची को सिखा के रखिए कि खुदा ना खास्ता कभी भी, चाहे हस्बैंड से अलग हो रही है या घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर एक वर्स्ट कम टू वर्स्ट सिचुएशन आए तो अपने पैर पे खड़ी हो पाए, अपने आप को, अपनी फैमिली और अपने अगर बच्चे हैं तो उनको संभाल पाए। तो वुमेन बेचारी नहीं होती। अभी फैमिली सपोर्ट की जहाँ बात आती है तो मेन आ गया यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट
कि एटलीस्ट ये सिनेरियो में जो हम देख रहे हैं 3 बेटियां हैं, भाई तो विलिंग है, बट देन अल्टीमेटली जब बेटियों की बात आई, बच्चों को संभालने की बात आई, देन देयर वाज अ साइलेंस. नाउ अगर वो मदर खुद उतनी सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती फाइनेंशियली, देन ये इतना बड़ा मसला होता नहीं. मौलाना साहब, जैसे कि हमने देखा, मदर यहाँ कह रही हैं कि 40 साल के बाद अफसोस होता है लड़कियों को कि काश शादी कर लेती, कोई होता. बट देन क्या शादी ही उनकी सक्सेस मेजर करती है कि जब तक लड़की की शादी नहीं हुई है शी इज़ नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ, भले वो कितनी भी आगे हो अपने करियर वाइज और वट एवर शी इज़ डूइंग, शादी से क्यों सक्सेस नापी जाती है? देखिए, यहाँ पर जो ये दोबारा से सारा मसला सोसाइटी का है जी, कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर शादी करेगी तो ही वो एक सक्सेसफुल वुमेन है, अदरवाइज शी इज़ नॉट. हालांकि अगर हम खुद अपने यहाँ इस्लामिक हिस्ट्री में देखें या अपने अइम्मा के दरमियान में देखें, जहाँ पर खुद अगर आप कुम गई हैं वहाँ पर जनाब मासूमा कुम है, शी नेवर गॉट मैरिड. ओह अच्छा. और उनके लिए कहा जाता था कि इस वजह से शादी नहीं हुई क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि शादी के लिए हमकुफ होना ज़रूरी है, यानी हम पल्ला, हम मेयार, उनके बराबर जिस टाइप की वो एक खातून थी, जिस दर्जे पे वो थी, उनके बराबर का कोई था ही नहीं कि जिसके साथ उनकी शादी होती. ये तो एक इंस्टेंस है. इसके अलावा इमाम काजिम से मिलता है, उनकी तकरीबन कहा जाता है कि 15, 16, 17 तक कहा जाता है उनकी बेटियां थी, जिसमें से किसी एक की शादी नहीं हुई. क्यों? क्योंकि उनके बराबर कोई था ही नहीं. तो हमने ये देखा कि इतनी सारी इमाम काजिम की बेटियां थीं, लेकिन उनको एक इक्वल कुफ नहीं मिला, तो उन्होंने शादियां नहीं की. तो इसका मतलब ये है कि सक्सेस स्टोरी होने के लिए आज कितने लोग जाते हैं कुम ज़ियारत करने के लिए, क्या मकाम है. एक मासूम की वो फूफी हैं, एक की दादी हैं, एक की जो है वो बेटी हैं, लेकिन अगर उनके बराबर का कोई लड़का नहीं मिलता है तो लेकिन उससे उनके दर्जे में कोई कमी नहीं है. यहाँ तक कि हदीसों में है कि जिसने मेरी फूफी की ज़ियारत कुम में की, मंज़ार अम्मती फ़ी कुम वजबत लहुल जन्ना, कि जिसने उनकी ज़ियारत कुम में की उसके लिए जन्नत वाजिब है, यानी उनके मकाम को समझते हुए, उनकी मारिफत को रखते हुए. तो इस दर्जे पे किसी दूसरे आदमी के लिए ऐसी बहुत कम मिलता है कि जिसके लिए कहा जाए कि अगर उसकी ज़ियारत की तो आपको जन्नत मिलेगी. पर अगर कुफो नहीं मिलता तब भी तो लड़कियों पर ही कहा जाता है कि अरे तुमको क्या ज़रूरत है ऐसा देखने की, वैसा देखने की, अपने से कम पे करो, क्योंकि शादी करना तो भाई सुन्नत है, जो मिल जाए कर लो. जो ये अच्छा जुमला आपने कहा, जो मिल जाए कर लो. जब बेसिकली होता ही है कि जब जो मिल जाए कर लो तो फिर जो जी चाहे वो होता है. वरना अगर ये बोझ होते तो अइम्मा कहते भाई मेरी इतनी सारी बेटियां हैं, इनका क्या होगा, किसी से साथ भी शादी कर दो. नहीं किया. क्यों? क्योंकि इनके बराबर का नहीं मिला मुझे, क्योंकि इनका जो मकाम है, एक खातून को जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल नहीं मिल पा रही, या तो हमने ढूंढा नहीं है ठीक से. हालांकि इस जो शो है हमारा, इसमें हमने देखा कि बच्चियां अभी छोटी हैं, अभी से उनकी शादी का डिस्कशन किया जा रहा है कि उनकी शादी कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है. देखिए, शादी के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप, डॉक्टर ने एक अच्छी बात कही कि हमें अपने बच्चियों को एक हुनर सिखाना चाहिए कि वो ऐसे वक्त के लिए कि अगर खुदा न खास्ता कहीं एक ऐसा मसला पैदा हो जाए कि जहाँ पर उनको इंडिपेंडेंट होना पड़े. फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड है, वो बीमार हो गया और ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी बीमारी में वो मुब्तला हो गया कि अब वो ना घर से बाहर जा सकता है, ना कुछ कर सकता है, लेकिन उनके वालिदैन ने अपनी बेटी को एक ऐसा हुनर सिखा रखा है कि जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर रही है. माशाल्लाह. जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. अपने नाजरीन से मैं ये कहना चाहूँगी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ उनको अबतर कहा जाता था, वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बेटी से ता क़यामत तक उनकी नस्ल को बाकी रखा है. तो हम जो ये कहते हैं कि भाई 3 बेटियों से उसकी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी, तो एक बेटी तक नस्ल चला सकती है और आपके बेटे 10 बेटे कम पड़ते हैं एक बेटी के आगे. इसी मैसेज के साथ हम अपने इस एपिसोड को यहीं तमाम करेंगे. देखेंगे अगली बार हमारे जो छोटा सा होश और जोश का कम्युनिटी है, सोसाइटी है, इसमें और कौन से प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं. यहाँ से आना. क्या था? ऊंचाइयां छू रही हैं क्या? तरक्की की ऊंचाइयां छू रही है, हर फील्ड में आगे. मैं हंसी. मेरा रोना.
कैसे लगा वाटर लाइट